गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड वाटर डे। तो आपको पता है कि 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इस साल का हमारा थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो आपको पता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बहुत बड़ा हमारा इशू है कंट्री में, खासकर नदर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जहाँ पर ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो बेल्ट है यहाँ पर ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो रही है। तो इसके लिए हमको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो आज के हमारी एडिटोरियल है उसमें भी हमने वो टॉपिक को कवर किया है। तो एनीवेज हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 22 मार्च को हर साल जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाएगा। तो सबसे पहली बार वर्ल्ड वाटर डे 1993 में मनाया गया। और वर्ल्ड वाटर डे को मनाने का हमारा ये भी एक मोटिव है कि हम उन लोगों को, ऑलमोस्ट 220 करोड़ लोग ऐसे हैं, 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर जी रहे हैं। ठीक है। तो अब इंडिया में वाटर को लेकर क्या सिचुएशन है। तो जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो जिसको अब जल शक्ति मिनिस्ट्री कहते हैं, तो उन्होंने 2017 में उन्होंने बताया लोकसभा को कि हमारा एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1820 क्यूबिक मीटर से कम होकर 2000, जो 1820 क्यूबिक मीटर्स 2001 में था, वो कम होकर अब 1545 रह गया है 2011 में। ठीक है। और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि 1300 जो है 41 रह जाएगा 2025 में, और वो 1140 पहुंच जाएगा 2050 में। ठीक है। तो एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी में। ठीक है। तो इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है, बहुत से एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये फ्रीबी की तरह इसको प्रॉमिस करती हैं कि जो है हम वाटर को फ्री कर देंगे या वाटर को हम चार्जेस जो हैं वो कम कर देंगे। तो वो सब जो है वो काउंटर जो वो है उसका वो एक उलट मेजर्स हैं जो कि जिससे हम वाटर की वेस्टेज को नहीं रोक पाएंगे, उससे बल्कि हमारी वाटर की वेस्टेज बढ़ेगी। तो अगर आपको कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर ये प्रॉमिस करता है कि वाटर के प्राइसेस को हम कम कर देंगे, तो समझ जाओ कि वो आपके फ्यूचर को खतरे में डाल रहा है। ठीक है। तो एनीवेज अब हमारी जो है, अगर हम ये देखते हैं कि कितना पानी की जो है वो अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो अगर 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी की अवेलेबिलिटी है किसी भी कंट्री में, तो उसको हम कहते हैं कि वो वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन आ चुकी है उस कंट्री में। और अगर किसी भी कंट्री में एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे चली जाती है, उसको हम वाटर स्कार्सिटी कंडीशन कहते हैं। ठीक है। तो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखो कि 2011 के आंकड़ों के मुताबिक हम 1545 पर पहुंच गए हैं, और आने वाले टाइम में 2050 तक हम वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसको अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे, उसके लिए प्रोएक्टिव हम एक्शंस नहीं लेंगे, तो हम सच में वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन में चले जाएंगे, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो है वो वाटर को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो वाटर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है वाटर, एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट। लेकिन इंटर स्टेट वाटर या वाटर के मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है वो यूनियन लिस्ट में भी है, एंट्री नंबर 56। तो इसलिए आप देखोगे कि वाटर से अगर इंटर स्टेट वाटर की बात होती है तो उसमें, या वाटर मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट जो है वो उस पर लॉ बना सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिप्लोबी भारत गैलरी। तो अब आज शहीद दिवस के दिन जो है पीएम मोदी जो है वो बिप्लोबी भारत गैलरी जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में कोलकाता में उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को उतनी तवज्जो नहीं दी गई है जितनी मॉडरेट सेक्शन को या फिर जो है गांधीयन स्ट्रगल को जितनी जो है वो तवज्जो दी गई है। ठीक है। तो इसीलिए ये बिप्लोबी भारत गैलरी को जो है वो इनाग्रेट किया जा रहा है कि जो हमारे रेवोल्यूशनरीज एक मूवमेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको भी एटलीस्ट इक्वल पोडियम पर रखा जा सके, लोगों को उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है। तो जो हमारा मेन स्ट्रीम नरेटिव है वो शाय अवे करता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में हमारे को हिस्ट्री में पढ़ाने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट अब जो है वो चाहती है कि रेवोल्यूशनरीज़ ने हमारे देश के लिए क्या त्याग दिया है,
इवन अपनी जान का भी जो है वो कुर्बानी दी है, तो वो भी लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे उन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। ठीक है, तो अब ये पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल बैकड्रॉप देगी बिप्लोबी भारत गैलरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। तो कौन कौन सी जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जैसे आपको अनुशीलन समिति थी, फिर इवन जो आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो आपकी भगत सिंह जी की जो एक मूवमेंट थी, फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी थी, तो इन सबको जो है इक्वल पोडियम पर पहुंचाना, इक्वल नरेटिव में जो है वो रखना, ये हमारा मोटिव है इस बिप्लोबी भारत गैलरी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको बनाया जा रहा है ताकि एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, एक हमारे हिस्टोरिकल लेवल पर हम उसको इक्वल लेवल पर हम लेके आ सकें, और हम लोगों को हिस्ट्री जो में बता सकें कि कैसे हमारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपके जो है 1992 का ये प्रोग्राम है, इसको गवर्नमेंट ने 5th फेज इसका अप्रूव कर दिया है। ये फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसको 1992 में इनिशिएट किया गया था। पहला फेज़ जो है 1992 में आया था। अब तक टोटल 4 फेज़ आ चुके हैं और हम बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जैसे कि जो है नेशनल एड्स रिस्पांस जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जो एनुअल HIV इन्फेक्शंस हैं इंडिया में, वो हर साल लगभग 48% डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है एनुअल HIV इन्फेक्शंस में, जबकि ग्लोबल लेवल पर ये जो नंबर है ये 31% है। ठीक है, फिर एड्स रिलेटेड जो डेथ है इंडिया में, उसमें 82% डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है, जबकि ग्लोबल एवरेज ये सिर्फ 42% है। तो ऑलमोस्ट डबल जो है वो हम इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कुछ बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। 2014 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पास किया गया, टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, यूनिवर्सल वायरल लोड टेस्टिंग, मिशन संपर्क, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग। तो एक डोलुटेग्रेविर, ठीक है, तो ये आपकी एक ड्रग है जो कि एंटीवायरल ड्रग है, जिसकी थेरेपी दी जाती है HIV पेशेंट्स को, तो इसको भी जो है वो बढ़ाया गया। तो इसी की वजह से एज अ रिजल्ट 14.2 लाख पीपल जो HIV के साथ जी रहे हैं, उनको लाइफ लॉन्ग फ्री हाई क्वालिटी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दी जा रही है। ठीक है, तो अब फेज़ 5 में हम क्या करना चाहते हैं? हमारा गोल ये है कि हम 2030 तक HIV एड्स के एपिडेमिक को एज अ पब्लिक थ्रेट हम ख़त्म कर दें। हम HIV की फ्री प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट सर्विसेज देंगे इस फेज़ में। कम्युनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेवल पर हम जो है लोगों से एंगेज कर पाएँ, खासकर जो HIV के जो ससेप्टेबल जो है पेशेंट्स से। और जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारा यूथ या प्रेग्नेंट वीमेन, उनको हम स्पेशल अटेंशन इस प्रोग्राम में देना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो इंडिया जो है वो 136 रैंक पर आया है इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फिनलैंड ऑफ कोर्स लगातार 5th टाइम फर्स्ट रैंक पर आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं जो आपकी वो यूरोप से ही हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड्स। ठीक है, तो US जो है वो आपका 16th स्पॉट पर आया है, और सबसे वर्स्ट जो है वो परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है? तो ये गैलप वर्ल्ड पोल किया जाता है, 3 साल के एवरेज का लाइफ इवेल्युएशन की जाती है। 1000 लोगों से पूछा जाता है और उनको रैंकिंग देने को कहा जाता है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। 10 ऑफ कोर्स मींस बेस्ट और 0 1 मींस वर्स्ट। ठीक है, तो 6 ऐसे की वेरिएबल्स हैं जिनकी रैंकिंग की जाती है: GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और करप्शन पर। ठीक है, तो 2012 से ये रिपोर्ट रिलीज़ की जा रही है, तो इस बार ये 10th एनिवर्सरी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। इसमें सब्जेक्टिव वेलबींग, अब लोग कैसा फील करते हैं, ठीक है, ये एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल तो है, लेकिन सब्जेक्टिव वेलबींग जो है लोगों से पूछा जाता है कि वो उनके इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस के बारे में उनसे पूछा जाता है, लाइफ उनकी इवेल्युएट की जाती है। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव वेलबींग का कंसेप्ट जो है इसमें ही जो है वो रैंकिंग्स जो है वो ऊपर या नीचे कर देती हैं किसी भी कंट्री को। ठीक है, जैसे खासकर इंडिया यही अक्यूज़ करता है कि ये सब्जेक्टिव वेलबींग का जो कंसेप्ट है लोगों से जो इस पर सर्वे किया जाता है, तो ये कोई कॉन्क्रीट मेजर नहीं है। ये कॉन्क्रीट, अब मेरे से आप पूछोगे तो मेरे लिए पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस या मेरी लाइफ की वैल्यूएशन वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू योर्स। ठीक है, तो उससे एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाना कि हाँ पूरी कंट्री में ऐसा हो रहा है, तो ये सही नहीं है खासकर। ठीक है,
तो इस बार की रिपोर्ट में स्पेसिफिक डेली इमोशंस को भी कंपोनेंट एक कंपोनेंट बनाया गया है, क्योंकि कोविड के टाइम पर लोगों के डेली इमोशंस में भी चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनलैंडाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जैसे आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन में जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन हम ऐसी लाना चाहते हैं जो कि एक कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, तो उसके लिए एक प्लान दिया जा रहा है कि यूक्रेन की फिनलैंडाइजेशन की जाए। तो फिनलैंडाइजेशन क्या है? ठीक है, फिनलैंडाइजेशन एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिसमें फिनलैंड ने स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया बिटवीन मॉस्को एंड वेस्ट। ठीक है, तो जब यूएसएसआर की और यूएस की जो कोल्ड वॉर हो रही थी, तो फिनलैंड ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था YVA ट्रीटी, या फिर एग्रीमेंट ऑन फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि फिनलैंड जो है वो ना तो वेस्ट के साथ जाएगा और ना ही वो यूएसएसआर के साथ जाएगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो इस 1948 की ट्रीटी के बेसिस पर ही हेलसिंकी जो है वो आपकी फिनलैंड की जो है कैपिटल है, और मॉस्को के रिलेशंस जो है वो 1992 तक रहे इसी के बेसिस पर। और तभी इसीलिए जो है यूएसएसआर ने बाल्टिक नेशंस को तो यूएसएसआर में अपना लिया, कब्जा करके यूएसएसआर में जोड़ लिया, लेकिन फिनलैंड को छोड़ दिया, क्योंकि फिनलैंड ने कहा कि हम, अगर आप हमें कुछ नहीं कहोगे तो हम वेस्ट के साथ भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही पॉलिसी जो है वो यूक्रेन को कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन ये अडॉप्ट कर लेगा तो शायद एक प्रोस्पेक्ट है कि रशिया जो है वो जो है ये वॉर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो अब ये कैसे हेल्प किया फिनलैंड को इस पॉलिसी ने? तो क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल ही सेंट पीटर्सबर्ग के बिल्कुल पास है हेलसिंकी, जो आपकी जो है कैपिटल, इवन वहाँ से आप बाय रोड भी जा सकते हो, ऑफ कोर्स फेरी वगैरह भी करके जा सकते हो। तो हेलसिंकी जो है वो बिल्कुल पास में है रशिया के, लेकिन रशिया ने उनको उस टाइम पर, ऑफ कोर्स यूएसएसआर ने उनको अपनी टेरिटरी में इसलिए जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया लाइक बाल्टिक या फिर अदर ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, क्योंकि उन्होंने कहा था, फिनलैंड ने कहा था कि हम वेस्ट के साथ नहीं जाएंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से ही जो है फिनलैंड जो है वो डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को फॉलो कर पाया, क्योंकि और उसको यूएसएसआर ने तंग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अपना कर रखा। ठीक है, तो इसीलिए यूक्रेन के लिए भी ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर वो फिनलैंडाइजेशन कर लेता है अपनी, तो शायद रशिया जो है वो उनको बख्श देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो अभी एक तेलंगाना में कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए हैं, तो हमें उस प्रोटेस्ट के बारे में तो नहीं जानना है, बट हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी क्या होता है। तो इसके अंदर जो है वो आपके 4 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को एक असेंबली में खड़े होना जो है वो अलाउ नहीं होता है। इसी सेक्शन का यूज़ करते हुए जो है आपकी जो पुलिस या फिर जो आपका मजिस्ट्रेट हैं, वो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को वॉइस, एसएमएस या इंटरनेट कम्युनिकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कह सकते हैं किसी भी जोग्राफिकल एरिया में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो ऑन इट्स बिहाफ, ये पावर होती है कि वो ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई डेंजर या न्यूसेंस की सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो इस केसेस में अगर सेक्शन 144 में किसी की भी अनलॉफुल असेंबली में अगर किसी को पकड़ा जाता है, तो उनको राइटिंग के लिए भी, मतलब दंगे फसाद के लिए भी जो है वो बुक किया जा सकता है। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल को भी जो है वो के खिलाफ भी केस किया जा सकता है, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स या फिर पर्सन्स के खिलाफ भी केस किया जा सकता है। अब जो भी ऑर्डर इस सेक्शन 144 के टाइम पीरियड के अंदर इशू किए जाते हैं, वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही जो है वो रह सकते हैं वैलिड। ठीक है, अब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है इस 2 महीने के पीरियड को, लेकिन वो भी मैक्सिमम 6 महीने तक ही इस पीरियड को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बार सेक्शन 144 जो है वो ब्रिटिश ने 1861 में इम्पोज किया था, और उसके बाद उन्होंने सेक्शन 144 को एज अ टूल यूज़ करना शुरू किया हर तरह के नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट को जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर होते थे। ठीक है, तो अब सेक्शन 144 का कर्फ्यू के साथ कैसा रिलेशन है? ठीक है, तो सेक्शन 144 जो है वो प्रोहिबिटरी नेचर का है। वो रिस्ट्रिक्ट तो करता है लोगों की गैदरिंग को, लेकिन बिल्कुल बैन नहीं करता। जबकि कर्फ्यू में तो एक इवन 1% भी जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ऑफ कोर्स सेक्शन 144 में 4 से कम लोग जो है वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और वो इवन अगर वो अकेले अकेले चल रहे हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गैदरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, कर्फ्यू में तो कहा जाता है कि आपको इंडोर रहना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए,
और अगर बाहर निकलना है तो लोकल पुलिस का अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि सेक्शन 144 में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सेक्शन 144 वर्सेस कर्फ्यू में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैचन्या। चैचन्या के जो हेड हैं उन्होंने कुछ वीडियो रिलीज़ की है कि कैसे चैचन्यन जो फोर्सेस हैं वो रशिया के बिहाफ पर मारियोपोल जो कि आपका यूक्रेन में है वहाँ पर कैसे अटैक कर रही हैं। तो चैचन्या क्योंकि न्यूज़ में रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रीजन है रशिया का, तो ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो रशिया का जो है सदर्न डायरेक्शन में जो नॉर्थ कॉकेसस के पास में ये एक ऐसी टेरिटरी है जो है रिपब्लिक ऑफ चैचन्या, जो कि है तो रशियन फेडरेशन का पार्ट, बट इनके पास इनको जो है ये हमेशा कई बार ये रशिया से लड़ चुके हैं सेपरेट होने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स 2009 से जो है चैचन्या का जो है वो रशिया का पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सी के बिल्कुल पास हैं, जॉर्जिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, नॉर्थ कॉकेसस जो आपका रीजन है वहाँ पर ये चैचन्या पड़ता है। ठीक है, तो ये एक रिपब्लिक ऑफ रशिया है, रशिया के अंदर ये पार्ट है। और नॉर्थ कॉकेसस या फिर ईस्टर्न यूरोप में आप कह सकते हो, वहाँ पर ये पड़ता है कैस्पियन सी के पास। और ये इसके पास इसके बिल्कुल जो है बाउंड्री पर जॉर्जिया जो है कंट्री वो पड़ती है। और मोस्टली जो चैचन्या है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है। ग्रोजनी यहाँ की कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट चेचन वॉर हुई थी रशिया के साथ 1994 से 1996, जब चैचन्यंस जो थे वो रशिया के साथ लड़े थे, रशियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ। और उन्होंने एक तरह से डी फैक्टो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली थी, वो रशियन फेडरेशन से अलग हो गए थे ऑफ कोर्स, लेकिन कागज़ों में वो रशियन फेडरेशन का ही पार्ट रहे। लेकिन इस सिचुएशन को मॉस्को की फोर्सेस ने, रादर मतलब रशियन फोर्सेस ने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया, दोबारा से कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया। 1999 से लेकर जो 2009 तक सेकेंड चेचन वॉर चली, उस टाइम पर रशिया ने जो है दोबारा इस पर कंट्रोल कर लिया और अपना एक फेवरेट लीडर को, रमज़ान कैडरीव को, वहाँ पर एक लीडर बना दिया। ठीक है, तो चैचनियन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही नोटोरियस मानी जाती हैं, बहुत ही ब्रूटल मानी जाती हैं, खासकर रशियन फोर्सेस में। इसीलिए जो है वो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने चैचनियन जो लीडर हैं रमज़ान कैडिरोव, उनको कहकर यूक्रेन में इन चैचनियन फोर्सेस को वहाँ पर भेजा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज लैमिथिए। लैमिथिए जो है वो इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो जो 2022 की जो हमारी एक्सरसाइज जो अभी चल रही है वो है 9th एक्सरसाइज, और ये आपकी बायनियल एक्सरसाइज है। बायनियल मतलब 2 साल में एक बार होने वाली इवेंट है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेशल्स, क्योंकि वो उसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और ये 115 आइलैंड्स की एक कंट्री है इंडियन ओशन में, जो कि सोमाली सी के ईस्ट में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका मैप यहाँ पर दिया है, ये रहा मादागास्कर, ये सेशल्स है, 115 आइलैंड जो है आइलैंड्स का एक कंट्री है। तंजानिया ये रहा आपका, ये इंडियन ओशन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशल्स पड़ता है, और इनके साथ जो है हम ये एक्सरसाइज लैमिथिए जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is World Water Day. So you know that United Nations marks 22nd March every year as the World Water Day. So the theme of World Water Day 2022 is groundwater making the invisible visible. Okay, so you know that groundwater is a cause of concern. It is depleting very fast. In fact, many states in the northwestern region of India, they are witnessing a rapid fall in the groundwater level. So that's why the focus upon groundwater becomes very important. We are facing global warming situation, and it will of course harm our surface water resources. And once the surface water resources also start depleting, the pressure on groundwater will start increasing, and that's why we need to recharge our groundwater through several means like rainwater harvesting and artificial recharging systems. So this is the focus of our World Water Day this year. And World Water Day, we have to see about that also. So since 1992, we have been observing World Water Day because the United Nations General Assembly adopted a resolution that by World Water Day
must be celebrated each year on 22nd of March, and this day was started in 1993. And the focus of the World Water Day is on Sustainable Development Goal number 6, that is water and sanitation for all by 2030. Okay, so we celebrate this day so as to create awareness about 2.2 billion people who are living without access to safe water. So, as per the Ministry of Water Resources, which of course today is labeled as the Jal Shakti Ministry, it it gave a written reply to Lok Sabha that average annual per capita water availability in India was 1820 cubic meters in 2001, but now it has decreased in 2011 to 1545 cubic meters, and it is poised to reduce to the level of 1341 and 1140 in 2025 and 2050 respectively. So which means that immense pressure is there on our water resources, and India would be walking into the gallery where we would be entering the water scarcity situation. Okay, so there are certain criterias, like if any country is having less than 1700 cubic meters of water per capita availability of water, then that country is considered to be as water stressed. Then that country is considered to be suffering from water stress condition. But when this level falls below 1000 cubic meters, then that situation is considered as water scarcity condition. Okay, so we do not want to enter into the water scarcity condition, so for that we have to make some efforts so that we can recharge our groundwater and we can effectively manage our water resources. Okay, so in the constitution, of course, the entry number 17 of list 2, that is the state list, talks about water, but interstate water is governed by the entry 56 of list 1, that is the union list. So that's why you can see that parliament often make laws using the entry numbers 56 of the union list, which is about management of interstate water. So the dams and the dams upon rivers which are interstate, entry number 56 governs that particular domain. Okay, so anyways, now let us see the next topic, which is Biplobi Bharat Gallery. So PM Modi will inaugurate Biplobi Bharat Gallery today at the Victoria Memorial Hall, Kolkata, and this gallery is aiming to display the contribution of our revolutionaries who undertook immense revolutionary effort in the freedom struggle. Okay, so as per several arguments given by certain experts, it has been said that the due place to our revolutionary movement again in the freedom struggle is not given, and the mainstream narrative of the freedom movement surrounds only around the Gandhian movement as well as the moderate section of the freedom freedom fighters. So this Biplobi Bharat Gallery is trying to provide a political and intellectual backdrop to the revolutionary movements. So what were the revolutionary movements, if I ask you? So even the Anushilan Samiti, the Hindustan Republican Association, as well as the Indian National Army, and even the naval mutiny that occurred at the last phase of our freedom struggle. All these are considered as the revolutionary movements in our freedom struggle. So we have to give due attention to this movement also. So that's why this Biplobi Bharat Gallery will be providing that backdrop to this revolutionary movements of our freedom struggle. Okay. So the next topic is National AIDS and STD Control Program. So Union Cabinet has approved the continuation of National AIDS and STD Control Program. It's a central sector scheme. It is fully, of course, funded by the Government of India, and this will be extended until 2026, and this will be the fifth phase of this scheme. Okay, so this was initiated by Government of India in 1992. The first phase started in that year, and till now 4 phases of NACP have been successfully completed. So NACP has been very successful. The annual and new HIV infection
infections in India have declined by 48%, whereas the global average is just 31%. AIDS-related deaths in India have declined by 82%, whereas the global average is just 42%. So almost a double. The double progress as if we compare it with global average, then we have made a double progress in this direction. So several initiatives were undertaken by the government after 2014, like the HIV/AIDS Prevention and Control Act, test and treat policy, even antiretroviral treatment with dolutegravir was given, so that the people living with HIV, PLHIV, can spend a respectable and dignified life. Okay, so about 14.2 lakh people who are living with this HIV are taking lifelong free high quality antiretroviral treatment under this program, and this is considered as the world's largest program under a government fund, that is a government funded program. Okay, so what is the need for fifth phase then? So we want to eliminate this HIV/AIDS epidemic by 2030. So that's why we need a phase 5. Under this program, we will be offering free HIV prevention, detection, and treatment services. Community system will be strengthened through formal and informal engagement with the population who is suffering from this disease, and even special attention will be given to the population who is at most risk, like the youth and pregnant women. So the next topic is World Happiness Report of 2022. So India has ranked 136th in this report. Finland is of course ranked the happiest country in the world for the 5th consecutive year, and most of the countries which have topped are from Europe, and Afghanistan is the worst country in terms of this index. Okay, so about this report, the rankings under this report are done based upon the 3-year average based on surveys of life evaluation, and Gallup World Poll conducts these surveys by taking just 1,000 people from each country to evaluate their current life on a scale of 0 to 10. So certain measures like GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom, generosity, and corruption are also taken while making such life evaluations. So the most controversial aspect of this report is that there is subjective well-being concept. So based upon this, they conduct surveys to evaluate their lives, to evaluate the lives of people, and their positive and negative emotions. So this is the 10th anniversary of this World Happiness Report, which means that it was started in 2012. And this year, they have also given special attention to specific daily emotions. You know that during COVID period, the emotions were variable each day. So they have undertaken an effort to record those emotions also, and to uh, and to formulate that life evaluation out of it. Okay, so based upon that, World Happiness Report 2022 was prepared. So the next topic is Finlandization. So you know that Russia-Ukraine war is under going since the last almost 1 month, and to avert any further threat in Ukraine, some experts have suggested that Finlandization of Ukraine could be an alternative or a better policy for Ukraine to end this war and save the precious lives of people. So, what is this Finlandization? So, it is a policy of strict neutrality between Moscow and the West. So, Finland, during the decades of Cold War, adopted this policy of neutrality. It signed an agreement of friendship, cooperation, and mutual assistance with the USSR in 1948, and it assured the USSR that it will not align itself either with the West or with the USSR. So, what was its impact? So, because Finland assured the Soviet Union that it will not align with the West, that's why USSR did not incorporate
Finland into the USSR, whereas the Baltic and other Eastern European states were amalgamated into the USSR. So it also allowed Finland to pursue the path of democracy and capitalism, while staying out of the conflict between these two great powers. Okay, so this is what is being suggested for Ukraine also. It can also adopt this policy. It will prevent it will prevent Russia, I'm sorry, it will prevent Ukraine from the aggression of both West as well as of Russia. Okay, so the next topic is section 144 of CRPC. So this has been imposed, this section has been imposed in a town in Telangana after some protests. We do not need to go into that, but we have to see what this section stands for. So it prohibits assemblies of 4 or more people. So using this section, the government can also order mobile phone companies to block voice, SMS or internet communication services. So it empowers any district magistrate, subdivisional magistrate or any other executive magistrate on behalf of the state government to issue orders to prevent and address cases of apprehended danger or nuisance. So anyone who is arrested on the charges of participating in unlawful assembly, that person can be booked for being engaged in rioting. Okay, so of course the maximum punishment for that act is 3 years. So it can be directed against a particular individual as well as to many persons also. So no order which is passed under section 144 can remain in force for more than 2 months, unless of course it is extended by the state government, but in that case also it cannot be extended by more than 6 months. So the first time when this section 144 was used was in 1861, when the British government used this against Indians, and since then it started using it as an important tool to stop all nationalist protests during the freedom struggle. So section 144 is generally prohibitory. So let's compare section 144 with curfew also. So section 144 is mainly prohibitory. It is merely restricting the people from gathering, but it is not barring the movement of people in general. Okay, so whereas curfew, it orders the people to stay indoors for a specific period of time. One can only get out of their home after taking prior approval from the local police. Whereas for section 144, no such permission is required. You just do not have to gather. No, not more than 4 people can gather during section 144. Okay. So the next topic is Chechnya. So recently the head of Chechen Republic has shared a video that Chechenyan forces are wreaking havoc in this Mariupol region of Ukraine. So we have to see Chechnya. It remains in news for other reasons also. So it is a republic within Russian Federation, and it has its own share of history. It was in conflict with Russian Federation during the First Chechen War between 1994 and 1996, during which it gained independence momentarily for just 1 or 2 years, when it became a de facto independent country or an independent republic country. But since 1999 to 2009, Chechenyan forces were attacked by Russians, and the Russians gained control over it once more, and it became a part of the Russian Federation. Since then, the Russian government installed their favorite leader, Ramzan Kadyrov, over Chechnya, and it is exercising control or a dictatorial control over Chechnya since then. Okay, so Grozny is the capital city of this country, of this region, and this Chechnya shares its boundary with Georgia. And Chechnya is basically the Muslim. It is predominantly populated by Muslim people, and it has been an important center or an important area of conflict within the Russian Federation. Okay, so it is part of the Northern Caucasus region of Eastern Europe, and it is close to the Caspian Sea. So Chechens are mostly the Muslim people belonging to the Muslim faith, and both it has come into war with, like I've said, that it has been at war with Russia twice.
but now it is part of the part of the Russian Federation. The Chechenian forces are considered as very brutal, and that's why President Putin has requested Ramzan Kadyrov to send the Chechenian forces to Ukraine, so as to, of course, win that country in part in partnership with, of course, the Russian armed forces. So the next topic is exercise L'Amitié 2022. So it is the ninth joint military exercise between Indian Army and Seychelles Defense Forces. So this exercise is conducted biannually, that is once every 2 years, and it involves training exercises, combat discussions, lectures, demonstrations, and it is conducted with Seychelles because it is a very important country strategically, because it is located in the Indian Ocean region, and there have been security concerns in that region, and we need the support of Seychelles for that. Okay, so this is Seychelles. It is just close to Madagascar, and it is located on the eastern edge of Somali Sea. So you can see that in the map. Victoria is the capital of Seychelles. Seychelles is basically a 115 island nation, and it is located in the Indian Ocean. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.